हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। हमने एनिमल किंगडम में अब तक फाइलम पॉडीफेरा, सिलिंट्राटा, टिनोफोरा के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस को अच्छे से समझेंगे। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं आप इन टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा नोट्स बनाने की भी कोशिश करें ताकि वह नोट्स आपके रिवीजन के वक्त आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस, देखिए प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा, ओके। एंड हेलमिंथिस का मतलब होता है दैट इज वॉर्म, ठीक है, यानी कि फ्लैट वॉर्म, हिंदी में आप इसे चपटा कीड़ा कह सकते हैं, ठीक है, फ्लैट वॉर्म। एंड स्टडी ऑफ हेलमिंथिस इज कॉल्ड व्हाट? स्टडी ऑफ हेलमिंथिस इज कॉल्ड helminthology, that is a study of worm is called helminthology, understand? चलिए देखते हैं। now they are dorsoventrally flattened body। dorsoventrally का मतलब क्या होता है आप समझे। देखिए बॉडी में आपको डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड देखने को मिलेगा। डॉर्सल साइड कहने का मतलब अपर सरफेस एंड वेंट्रल साइड कहने का मतलब लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी, अंडरस्टैंड? जैसे कि आप हमारे बॉडी में देख लें, हमारा जो बैक वाला रीजन है, पीठ का जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल साइड, ठीक है। डॉर्सल साइड इज बैक साइड एंड हमारा जो चेस्ट वाला हिस्सा है फ्रंट साइड, दैट इज द वेंट्रल साइड, ठीक है। देयर अपर डॉर्सल एंड लोअर वेंट्रल बॉडी सरफेस आर फ्लैट and that's why they are commonly called flatworm, ठीक है। डॉर्सल बॉडी जो है इनके फ्लैट हैं, दैट इज चपटे हैं, जिनके कारण इन्हें जो है ना आपको फ्लैट वॉर्म बोला जाता है। फ्लैट वॉर्म बोलने का क्या रीजन है, क्या मकसद है? सो इनका बॉडी जो है वो आपको फ्लैट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, रिबन लाइक कह सकते हैं, पूरा चपटा है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड चपटा कीड़ा या फिर फ्लैट वॉर्म इन्हें बोला जाता है, अंडरस्टैंड? दे मे बी लीफ लाइक, ये पत्ते की आकार के होते हैं, रिबन शेप्ड, रिबन लाइक, या फिर इनमें ट्रू सेगमेंटेशन बॉडी में नहीं होता है। ट्रू सेगमेंटेशन कहने का मतलब क्या? आप देखते होंगे एटमॉस्फेयर में आपने कभी केचुआ देखा है? केचुआ दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म को आपने अगर देखा होगा तो हम अर्थवर्म के बॉडी पे इस तरह से बॉडी में सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। बॉडी में इस तरह से बॉडी जो है अर्थवर्म का वो आपको सेगमेंट में बटा हुआ होता है, बट हियर इज नॉट एनी सेगमेंटेशन। यहाँ पे आपको किसी भी सेगमेंटेशन को यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई देयर इज नॉट एनी सेगमेंटेशन ऑन द बॉडी, ओके। सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, अंडरस्टैंड? नाउ हैबिट एंड हैबिटेट, इनके लक्षण और इनके आवास, ये कहाँ रहते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दीज आर मोस्टली इंडोपारासाइट। इंडोपारासाइट कहने का मतलब क्या? किसी भी जानवर, किसी भी जीव के अंदर रहने वाले प्राणी को इंडोपारासाइट बोला जाता है। पारासाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडो एंड दूसरे को बोला जाता है इक्टोपारासाइट। इक्टोपारासाइट कहने का मतलब क्या? ऐसे पारासाइट जो शरीर पे बाहर से जो है ना आपको ब्लड सक करते हैं, बाहर से रहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे गाय भैंस के ऊपर में टिक वगैरह जो होते हैं वो आपको ब्लड सक करते रहते हैं। हमारे बॉडी में भी जो है, आपके ह्यूमंस के बॉडी में भी जो हेयर्स में जो है आपके मौजूद होते हैं, हेयर्स में जो मौजूद होते हैं दैट इज इक्टोपारासाइट, वो हमारे ब्लड को सक करते रहते हैं। तो वो आपके बॉडी में आउटसाइड द सरफेस, बाहर से आपके बॉडी पे पैरासाइट के फॉर्म में रह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं दैट इज इंडोपारासाइट। इंडोपारासाइट कहने का मतलब क्या? ये हमारे बॉडी में अंदर घुस के, हमारे इंटेस्टाइन में रह के और फिर हमारे फूड को जो है ना वो एब्जॉर्ब करके वो लिविंग रहते हैं, अंडरस्टैंड? फूड पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो दे आर इंडोपारासाइट, हमारे बॉडी के अंदर में रहते हैं। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये आपके कुछ जानवरों में देखने को मिला है और कुछ हमारे बॉडी में भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। देखेंगे किस प्रकार से आगे कौन कौन से होते हैं। नाउ एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले फेसियोला हेपाटिका। फेसियोला हेपाटिका इज कॉमनली कॉल्ड लीवर फ्लूक, ठीक है। लीवर फ्लूक इन्हें बोला जाता है। लिव इन द लिवर एंड बाइल डक्ट ऑफ हायर एनिमल्स, बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि आप ले लीजिए सिप है, पिग है, इन सभी के लिवर में जो है ना आपको, काव है, इन सभी के लिवर में जो है ये आपके फ्लूक मौजूद होते हैं, ये आपके कीड़े मौजूद होते हैं, दैट इज फेसियोला हेपाटिका, ठीक है। एंड डुगेसिया आपके, इसको प्लेनेरिया को डुगेसिया बोला जाता है, दैट इज फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म। ये आपके फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर यानी कि आपको
जो है रिवर के पानी या फिर आप कह ले लैंड के पॉन्ड के पानी जो है ना, पॉन्ड वगैरह तालाब वगैरह जो होते हैं इनके पानी में जो है आपको डुगेसिया प्लेनेरिया लार्वा रहता है। ठीक है। टीनिया सोलियम इज पॉर्क टेपवर्म, ये आपके पॉर्क में होते हैं, पॉर्क दैट इज पिग में होता है आपको टीनिया सोलियम। इनके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे। तो these are the examples of platyhelminthes, that is Fasciella hepatica, Dugesia, Taenia solium। आगे हम लोग देखते हैं। Now body symmetry, okay, body symmetry किस प्रकार के हैं? Bilaterally symmetrical कहने का मतलब क्या? इनके बॉडी को आप दो भागों में बीच से काट के इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम यहाँ पे एनिमल किंगडम में हमें ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले हमने देखा था पॉडीफेरा में सेलुलर लेवल, उससे पहले जो है सिलिंट्रेटा में आपको टिश्यू लेवल, देन नाइडेरिया में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन यहाँ पे जो है आपको वो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है और पूछा हुआ है कि कहाँ से, कौन से जीवों से जो है ना आपको ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ या फिर इनमें से किन में ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। नाउ हुक एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट ऑन द पैरासिटिक फॉर्म। इनको भी डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आप इतना समझ है इनके बॉडी पे जो माउथ स्ट्रक्चर होते हैं ना, माउथ में इस तरह से हुक्स होते हैं जो आपको एंचोरेज में मदद करता है, जो किसी भी चीज को पकड़ने में, होल्ड करने में मदद करता है। माउथ में हुक होते हैं एंड इसमें सक्कर भी होता है। सक्कर मतलब जो है वो आपको अटैचमेंट के लिए, एडहेसिव के लिए जो है मदद करता है। ठीक है, एंड हुक एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट on the parasitic form. These show beginning of cephalization, head formation। देखिए इनमें क्या होता है, इससे पहले हम जो जीव देखे थे उनमें आपको हेड, एब्डोमेन एंड थॉरेक्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ से जो है आपको, आप जीवों में देखेंगे यहाँ से आपको हेड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, बॉडी के सिर का हिस्सा जो है वहां पे उनका फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग्स। These show beginning of cephalization, that is head formation। Understand? समझ गए? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जर्म लेयर यहाँ पे देखने को क्या मिला है? These are ट्रिप्लोब्लास्टिक। This is also very important। इससे पहले जो है हमें डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब क्या? बॉडी में 3 लेयर मौजूद होंगे। बॉडी के जो जर्म लेयर हैं वो 3 लेयर से बने हुए होंगे। The outer is ectoderm, middle is mesoderm and inner is endoderm। ठीक है, 3 लेयर से बने हुए होंगे। बॉडी डेवलप फ्रॉम 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm। 3 लेयर से बने हुए हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? नाउ बॉडी कैविटी, दे आर एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब क्या? बॉडी में कोई भी होल नहीं होगा, कोई भी सिलोम नहीं होगा, कोई भी कैविटी नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देखिए ये बॉडी के इक्टोडर्म है, दिस इज आउटर कवरिंग इक्टोडर्म, दिस इज इंडोडर्म, ओके, दिस इज इंडोडर्म एंड बीच में ये जो है आपको देखने को मिला है दैट इज मेसोडर्म। अंडरस्टैंड? 3 लेयर मौजूद हैं, लेकिन इन तीनों लेयर के बीच में आपको कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एसिलोमेट। यहाँ पे आपके बॉडी में कैविटी मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली जो है आपको मेंशन है, यहाँ पे बॉडी में कोई भी हॉलो स्पेस नहीं है, कैविटी मौजूद नहीं है, दैट इज एसिलोमेट प्लेटफॉर्म। अंडरस्टैंड? नाउ स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन आर कंप्लीटली एब्सेंट। हमने देखा था बॉडी में 2 तरह के स्केलेटन होते हैं, एक को बोला जाता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कहने का मतलब क्या? जो बॉडी के बाहर दिखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में हमारे एक्सोस्केलेटन है, हेयर्स, हमारे बाल हैं, हमारे नाखून हैं, ठीक है, नेल्स हैं। देन आफ्टर एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन होता है, हॉर्न, सींग्स वगैरह होते हैं। देन आफ्टर हुफ्स दैट इज खुर वगैरह होता है, ठीक है, फिदर्स वगैरह, पंख वगैरह जो होते हैं बर्ड्स में, दिस ऑल आर द एक्सोस्केलेटन। ये सारे जो है ना शरीर के बाह्य कंकाल है, एक्सोस्केलेटन है। बट हमारे बॉडी के अंदर भी जो है ना एक प्रकार का कंकाल होता है दैट इज कॉल्ड इंडोस्केलेटन, और इंडोस्केलेटन में आ जाते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, बोन्स यानी कि अस्थि एंड कार्टिलेज दैट इज उपास्थि। ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में डिटेल में समझाया था। नाउ एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन दोनों एब्सेंट है, कंप्लीटली एब्सेंट। The space between the body wall, alimentary canal and other organ is filled with a peculiar connective tissue called parenchyma।
यहाँ पे देखिए बॉडी वॉल जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है स्पेस, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पैरेन्काइमा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, कैविटी की जगह पे एक फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पैरेन्काइमा। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। जैसे कि आप भोजन ग्रहण करोगे तो इस फ्लूइडी सब्सटेंसेस के द्वारा जो है ना भोजन आपके बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचने का काम करेगा। ठीक है, देयर इज नो एनी कैविटी, बट in replacement of this cavity there is a substance which is present that is called parenchyma. Understand? parenchyma जो है आपको बॉडी कैविटी में फिल्ड रहता है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग देखते हैं। इट अकर्स ओनली बाय डिफ्यूजन। यहाँ पे जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफ्यूजन से होता है ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस। डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। डिफ्यूजन दैट इज फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके एग्जांपल आप ऐसे समझ ले जैसे कि आप बंद कमरे में किसी भी परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो वो परफ्यूम जो है वो आपके पूरे रूम में फैल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब इन बॉटल में जो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, दैट इज हाई, एंड इस एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है दैट इज लो, दैट्स व्हाई द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन के माध्यम से ही यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। आपको अब तक तो डिफ्यूजन ही देखा गया है सारे ऑर्गेनिज्म में। आगे देखते हैं कब एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ना बॉडी में मौजूद होंगे, लेकिन यहां तक देखने को नहीं मिला है। अंडरस्टैंड? स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट एज वेल सेड। जैसा कि हमने बताया आपको स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है बॉडी के जो है ना वो भी आपको एब्सेंट है। सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगेन नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम वी सी they have only a single opening to outside of the body that serve both as mouth and anus and hence it is incomplete। अब तक हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ा है उनमें डाइजेशन जो है वो आपको इनकम्प्लीट ही देखने को मिला है। इनकम्प्लीट देखने का मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ आपको माउथ मौजूद है लेकिन आपको एनस जो है वो आपको मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एनस और माउथ दोनों मौजूद होते हैं तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माउथ ही मौजूद है जो माउथ का भी काम कर रहा है और एनस का भी काम कर रहा है, इसीलिए डाइजेशन इज इनकम्प्लीट। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नाउ पैरासिटिक फॉर्म देखिए इसका। पैरासिटिक फॉर्म क्या है? पैरासिटिक प्लेटफॉर्म हैव ए स्पेशल एडेप्टेशन इन देयर बॉडी टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट। देखिए पैरासिटिक फॉर्म कहने का मतलब क्या, कुछ ऐसे या फिर बहुत सारे ऐसे जो है ना आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं जो दूसरे एनिमल्स, दूसरे ह्यूमन बींग्स पे जो है ना आपको रहते हैं। जैसे कि इनमें आ जाते हैं आपके काऊ में रहते हैं, ठीक है, सिप भेड़ वगैरह में रहते हैं, पिग वगैरह में रहते हैं, पॉर्क वगैरह, या फिर ह्यूमंस के अंदर में भी जो है ना आपको एज अ इंडो पैरासाइट के फॉर्म में जो है ना आपको रहते हैं। ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म का मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उनमें से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हार्म पहुंचाते हैं, दैट इज पैरासिटिक। ओके, तो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म हैव ए स्पेशल एडेप्टेशन इन देयर बॉडी टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट। देखिए पैरासिटिक एडेप्टेशन इसके क्या क्या है, इनमें आपके आ जाएंगे हुक्स, ठीक है, सक्कर्स एंड थिक ट्यूगमेंट। ये देखिए एक एग्जांपल है आपके, ये माउथ पार्ट ऑफ दिस टेपवर्म के माउथ पार्ट आपको देखने को मिला है। यहां पे आपके देख रहे हैं दिस इज द हुक प्रेजेंट ऑन द माउथ में हुक मौजूद है। इस हुक से क्या करते हैं, ये आपको किसी भी इंटेस्टाइन में, किसी भी एनिमल्स के इंटेस्टाइन में जाके हुक से वो पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं इंटेस्टाइन को, ताकि वो फ्रीली जो है ना मूव ना कर पाए। हुक से पकड़ लिए और फिर इंटेस्टाइन में मौजूद जो है ना आपके डाइजेस्टेड फूड है उनको खा के और ये फिर जीवित रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट, तो ये पैरासिटिक फॉर्म है जिनमें आपके ये हुक है। ठीक है, दूसरा है दिस इज सकर। सकर भी जो है आपको एडहेशन का काम करता है, किसी चीज को किसी इंटेस्टाइन को में चिपकने का काम करता है। दिस हेल्प इन एडहेशन, दिस इज कॉल्ड सकर। नाउ हुक, दे आर एडहेसिव स्ट्रक्चर। हुक जो है वो आपको चिपकने में मदद करते हैं, होल्ड करने में मदद करते हैं। एग्जांपल में टीनिया सोलियम जो हमने देखा था। उसके बाद फिर शक्कर का काम क्या होता है, इट हेल्प इन एडिशन, इट आल्सो हेल्प इन एडिशन, ये भी चिपकने में काम करते हैं। एंड वेल एज इंजेशन, ये आपको एडिशन के साथ साथ जो है ना आपको फूड को इंजेस्ट करने में भी मदद करता है। ठीक है, इंजेशन का मतलब भोजन को ग्रहण करना, अंडरस्टैंड। तो एग्जांपल्स में आ गए आपके टीनिया सोलियम एंड फेसियोला हेपाटिका। ठीक है,
चलिए, थर्ड वन इज थिक ट्यूगमेंट। इनके जो बॉडी होते हैं ना, इनके बॉडी इस पे जो है ना आपको मोटा सा जो है ना आपको लेयर होता है, जिसको आप स्किन कह सकते हैं। इनके बॉडी पे मोटा सा स्किन होता है, दैट इज थिक ट्यूगमेंट, अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द बॉडी दैट प्रोटेक्ट द पैरासिटिक वर्म फ्रॉम द डाइजेस्टिव जूस ऑफ होस्ट। मान लीजिए हमारे बॉडी में ये आपको पैरासाइट गया, ठीक है, तो सबसे पहले माउथ में जाएगा, माउथ के बाद ऑसोफेगस में जाएगा, ऑसोफेगस के बाद जो है ना हमारे बॉडी में स्टमक में जाएगा, ठीक है। आपको तो पता ही है स्टमक में HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। इन्हीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से जो है हमारे जो स्टमक होते हैं उनके pH जो है अप्रोक्स 1.5 हो जाता है, दैट इज मोस्ट एसिडिक हो जाते हैं pH। तो यहां से कोई भी चीज गुजरेगा, यहां से कोई भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुजरते हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह गुजरते हैं, तो वो ऑलमोस्ट किल हो जाते हैं। लेकिन इनके बॉडी जो है वो आपको थिक ट्यूगमेंट से बने हुए हैं, दैट्स वाई ये जो है ना इस एटमॉस्फेयर को, इस डाइजेस्टिव जूस को, एसिडिक डाइजेस्टिव जूस को क्या करते हैं, वो आपको झेलने की इनके पास कैपेसिटी होती है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो वही चीज है, इनको प्रोटेक्ट करवाता है डाइजेस्टिव जूस से, डाइजेस्टिव जूस इनको हार्म ना कर सके, दैट्स व्हाई इनके बॉडी में थिक ट्यूगमेंट आपको होते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पे देखिए, दिस इज ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन एक्सक्रीशन। अब देखिए एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है ना, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के लिए, एक्सक्रीशन के लिए एक प्रकार के कोशिका यहाँ पे आपको देखने को मिला है, दैट इज फ्लेम सेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में फ्लेम सेल के बारे में पूछा है। दिस इज फ्लेम सेल, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे ये आपके एक फ्लेम सेल है, ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम बताते हैं। देखिए, द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल की मदद से यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। आपको जैसा कि पता होगा हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए किडनी मौजूद है, ठीक है, किडनी मौजूद है। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आगे आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सेल है, दैट सेल इज कॉल्ड फ्लेम सेल। विद द हेल्प ऑफ दिस सेल हमारे इनके बॉडी में क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। यहाँ पे देखिए पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं, आपको पता ही है, अमोनिया अपने बॉडी से निष्कासित करते हैं, अमोनिया अपने बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक बोला जाता है। आपको पता होगा अमोनोटेलिक का मतलब क्या है, वैसे जीव जो अपने बॉडी से एक्सक्रीशन के तौर पे अमोनिया का निष्कासन करे, ठीक है। इसी तरह से यूरियोटेलिक होता है। यूरियोटेलिक कहने का मतलब ऐसे जीव जो अपने बॉडी से एक्सक्रीशन के तौर पे यूरिया का एक्सक्रीशन करे। फिर यूरिकोटेलिक होते हैं जो अपने बॉडी से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करे, वो सारे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। तो यहाँ पे जो है आपको अमोनोटेलिक है, मतलब ऐसे जीव जो है अपने बॉडी से अमोनिया का निष्कासन करते हैं, अंडरस्टैंड। नाउ फ्लेम सेल आर इरेगुलर इन शेप। फ्लेम सेल जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ट्यूब है, इनके बॉडी में देखिए दिस इज एक्सक्रीटरी वेसल, और फाइनली यहाँ पे छोटे छोटे जो है ना आपको बॉडी में फ्लेम सेल मौजूद है, ठीक है। दीज आर द फ्लेम सेल विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। बॉडी में फ्लेम सेल मौजूद है। अब फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, दिस इज इरेगुलर शेप। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, फ्लेम सेल आर इरेगुलर इन शेप एंड हैविंग एन इरेगुलर बॉडी कैविटी। इनके शेप भी इरेगुलर है और इनके बॉडी के कैविटी भी जो है वो आपको इरेगुलर देखने को मिला है, ठीक है। इन विच सीलिया इज हैंगिंग। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सीलिया इस प्रकार से आपको लटकता हुआ, हैंगिंग करता हुआ दिखता है, ठीक है, ये आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इन द लिविंग प्लेटफॉर्म सीलिया वाइब्रेट लाइक द फ्लिकरिंग ऑफ द फ्लेम। जब ये जीवित होते हैं तो ये सीलिया जो है ना आपको आग की जो आपको लॉ होती है, आप इस तरह से आग देखते हो किस तरह से जो है ना आपको फ्लिकरिंग करता है। मोमबत्ती को, कैंडल को आप जलाते हो तो कैंडल आपको इस तरह से फ्लिकर करता है ना, तो आपको इसी तरह से जो है ना ये सीलिया भी जो है आपको इस तरह से फ्लिकरिंग करते हुए नजर आता है, अंडरस्टैंड। जस्ट लाइक फ्लेम की तरह जो है फ्लिकर करता है, इसीलिए द फ्लेम लाइक अपीयरेंस ऑफ वाइब्रेटिंग सीलिया गिव्स द नेम फ्लेम सेल। इसीलिए इनके इस अपीयरेंस से, इन्हीं जो है ना आपके संरचना से, इन्हीं आपके स्ट्रक्चर को देखते हुए इनका नाम जो है आपको फ्लेम सेल रखा गया है। बात समझ में आया? फ्लेम सेल को फ्लेम सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो मौजूद सीलिया होते हैं वो आपको लॉ की तरह, फ्लेम की तरह जो है ना, कैंडल के फ्लेम की तरह वो आपको दिखते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड फ्लेम सेल। बात क्लियर है? ठीक है, यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, ये आपके
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नर्वस सिस्टम देखिए, नर्वस सिस्टम क्या है, किस प्रकार का है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लैडर लाइक। देखिए लैडर लाइक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है यहाँ पे नर्वस सिस्टम। इट कंप्राइजेस ब्रेन एंड टू मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कनेक्टेड एट इंटरवल बाय ट्रांसवर्स कमीश्योर। देखिए ये आपको सेरिब्रल गैंग्लिया है, दैट इज ब्रेन। ब्रेन से जो है ना आपको सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिला है। सीढ़ी आपको देखते हैं, इसी तरह के सीढ़ी होता है, लैडर लाइक इस प्रकार के सीढ़ी होते हैं, है ना। तो यही जो है आपको लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको नर्व सेल का दिखने को मिला है, ठीक है। लैडर लाइक लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जिसे कहते हैं, और इनके बीच में जो जुड़ाव होता है दैट कनेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कमीश्योर, ठीक है। ट्रांसवर्स कमीश्योर के द्वारा जो है ना ये दोनों सीढ़ी जो है ना आपको जुड़े हुए होते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये है आपके वेरी इंपॉर्टेंट लैडर लाइक। लैडर लाइक जो है आपके नर्वस सिस्टम कहां देखने को मिलता है, तो ये आपको प्लेटीहेल्मिन्थिस में देखने को मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल्स। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल ऐसे जीव होते हैं जिनके बॉडी में आपके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। यहाँ पे भी सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है, मेल अलग और फीमेल अलग नहीं है, मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म पे मौजूद है, ठीक है। मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। दे मेनली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सेक्सुअली प्रोडक्शन हो रहा है बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय ओवा प्रोडक्शन या फिर स्पर्म प्रोडक्शन। मेल जो है वो आपको स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और फीमेल जो है वो आपको ओवा प्रोड्यूस करेगा। दोनों मिलके जो है ना आपको जाइगोट बनाएंगे और आगे मॉड्यूला, ब्लास्टुला, लार्वा वगैरह बनेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे उसको, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला है, लेकिन इसके साथ साथ सम फॉर्म प्रोड्यूस एसेक्सुअल आल्सो। प्लेनेरिया जो है वो आपको बाइनरी फिजन इसमें होता है और प्लेनेरिया में रीजेनरेशन भी होता है। हम आगे देखेंगे रीजेनरेशन किसे बोलते हैं। तो दीज ऑल मोड्स आर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं क्या, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, देन आफ्टर बर्डिंग, देन आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, देन आफ्टर रीजेनरेशन। ये सारे जो है ना मेथड हैं आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें से प्लेनेरिया में बाइनरी फिजन देखने को मिला है। अब बाइनरी फिजन क्या होता है आप थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लें। देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है, जैसे कि आप ले लें अमीबा के केस में। अमीबा में इस तरह के जो है न्यूक्लियस होते हैं, अमीबा का इरेगुलर शेप होता है। धीरे धीरे जो है ना आफ्टर मैच्योरिंग अमीबा के न्यूक्लियस जो है इस तरह से आपको डिवाइड करना शुरू करेंगे और फाइनली जो है ना अमीबा आपको इस प्रकार से दो पार्टों में टूट जाएगा। दो अमीबा अपना अपना, दोनों न्यूक्लियस अपना अपना सेल बना लेगा। दिस इज बाइनरी फिजन, ओके। बाइनरी फिजन आपको कहां देखने को मिला है, प्लेनेरिया के केस में। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, सो फर्टिलाइजेशन जो होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट, दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपको बॉडी के अंदर ही होता है, दैट्स व्हाई दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने क्या देखा था, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने देखा था कहां पे, पॉडीफेरा में, सिलिंट्राटा में, एक्टिनोफोरा में। लेकिन यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन आपको इंटरनल देखने को मिला है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बॉडी में ड्रास्टिकली चेंजेस आगे आपको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से आगे के फाइलम में और भी चेंजेस देखने को मिलेगा, यही आपको नोटिस करना है, ठीक है। कहां पे कौन से चेंजेस आपको देखने को मिले हैं वही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को एनिमल किंगडम में हमें पढ़ना है और इन्हीं को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहीं से आपके आते हैं। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक, इसी प्रकार से पीछे हमने देखा था काफी चीज। तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसे रीजेनरेशन बोलते हैं। रीजेनरेशन आपको यहाँ पे प्लेनेरिया में देखने को मिला है। आप ऐसे घरों में भी आप रीजेनरेशन देख सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। जैसे कि आपके घर में आपने देखा होगा छिपकली जो होते हैं, छिपकली जो होते हैं, इनके पूंछ जो है वो आपको टूट जाने पे जो है ना आपको रीग्रो करते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर छिपकली के पूंछ जो है वो टूट गए तो वो आपको फिर से जो है ना उनसे
उनके पूंछ जो है रीजनरेट करने लगते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। आप देखिए यहाँ पे ये प्लेनेरिया है, ठीक है। प्लेनेरिया आफ्टर मैच्योर होने के बाद जो है ना, प्लेनेरिया का बॉडी इस पार्ट से इस तरह से आपको 2-3 पार्ट में टूट जाता है। देखिए 2-3 फ्रेगमेंट में टूट गया। अब ये सारे फ्रेगमेंट जो हैं, ये सारे फ्रेगमेंट जो टूटे हुए फ्रेगमेंट है, वो अपना अपना रीजनरेट करके एक अलग इंडिविजुअल बना लेगा। दिस मेथड इज कॉल्ड रीजनरेशन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड? यही चीज लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस इट लॉस्ट डैमेज्ड पार्ट और द एबिलिटी टू डेवलप अ कंप्लीट एंड नॉर्मल इंडिविजुअल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। जो बात मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से रीजनरेट करके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को बनाना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है। In these animals are cut across in 2 or 3 or more parts. Each cut part regenerate into a complete individual. यही चीज आपको यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, प्लेनेरिया में। ये आपको एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो इनमें से कौन से जीव में रीजनरेशन होता है? तो आंसर इज प्लेनेरिया। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डेवलपमेंट देखिए, बॉडी में डेवलपमेंट जो होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेल से ये स्पर्म निकला, फीमेल से ओवा निकला, दोनों फ्यूज किए, दोनों फ्यूज करेंगे तो फाइनली जो है ये आपको जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद मॉड्यूला, ब्लास्टुला के बाद लार्वा बनेंगे। और क्या क्या लार्वा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, किस प्रकार से डेवलपमेंट होते हैं, वो अभी हमको देखने को मिलेगा। देखिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेज ऑफ लार्वा देखने को मिलेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के लार्वा के स्टेज देखने को मिलेंगे। दैट मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर मान लीजिए जाइगोट से डायरेक्ट जो है बेबी बन जाएगा तो इस प्रोसेस को डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन जाइगोट आपको डिफरेंट लार्वा में कन्वर्ट होगा तब जाके बेबी बनेगा, तो ऐसे प्रोसेस को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में इसी तरह से समझ सकते हैं। एंड इंक्लूड मेनी लार्वल स्टेज। अब देखिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, मान लीजिए दिस इज सिप, ये भेड़ है, इनमें मौजूद है ये आपके, इनके बॉडी में ये मौजूद है एडल्ट फ्लूक। ठीक है, लीवर फ्लूक मौजूद है। इनके जो फीकल मैटर है, फीकल मैटर मल पदार्थ जो होता है, इनमें से आपके निकले ये फ्लूक, इसमें से अंडा निकलेगा। ठीक है, फ्लूक का। अब ये आपको सबसे पहला लार्वा जो है दैट इज कॉल्ड मीरासीडियम लार्वा। ठीक है, नाउ मीरासीडियम लार्वा देखने को मिला। मीरासीडियम लार्वा के बाद जो है ना, ये आपको थिंग्स जो है अगेन वाटर में होगा। दिस इज स्नेल। स्नेल ये घोंघा होता है। ठीक है, स्नेल के अंदर में जो है ना, यही मीरासीडियम लार्वा इस माध्यम से अंदर चला जाएगा। फिर ये मीरासीडियम लार्वा जो है स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द अनदर लार्वल फॉर्म। फिर उसके बाद फिर रेडिया लार्वा, देन आफ्टर कैरकेरिया लार्वा, देन आफ्टर कैरकेरिया लार्वा के बाद फिर इस तरह से बाहर निकलेंगे, दैट इज मेटा कैरकेरिया। और ये फिर जाके जो है ना ग्रासेस वगैरह में आएंगे और सिप जो है ना, भेड़ जो है इसी ग्रास को खाएगा, फिर से जो ये साइकिल चलता रहेगा। अंडरस्टैंड? तो दीज आर द लाइफ साइकिल ऑफ दिस लीवर फ्लूक। ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। अंडरस्टैंड? आपको इसमें क्या समझना है, आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लार्वा याद रखना है। यहाँ पे डिफरेंट स्टेज ऑफ लार्वा कहने का मतलब क्या, सबसे पहले यहाँ पे आपको मीरासीडियम लार्वा देखने को मिला था, तो ये आपको देखने को मिल, यही चीज आपको याद रखना है, मीरासीडियम लार्वा। ठीक है, मीरासीडियम लार्वा के बाद आपको स्पोरोसिस्ट। ठीक है, स्पोरोसिस्ट के बाद अगेन व्हाट, रेडिया। ठीक है, या रेडिया है। रेडिया के बाद कैरकेरिया, और कैरकेरिया के बाद मेटा कैरकेरिया। ये डिफरेंट स्टेज ऑफ लार्वा है आपको, तब जाके एडल्ट, तब यहां पे पेट में देख रहे हैं एडल्ट फ्लूइड, तब जाके एडल्ट। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लार्वा एंड इसी को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। बात समझ में आया? आपको यही लार्वा जो है ना याद करना है। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया। दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से जो है ना सिंक्रोनाइज वे में दे देंगे अरेंजमेंट के लिए। पहले मीरासीडियम, उसके बाद फिर से कैरकेरिया, किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, 4 ऑप्शन बना के आपको पूछे जाएंगे और बहुत बार पूछते हैं। आपको यही ध्यान में रखना है, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, कैरकेरिया, मेटा कैरकेरिया, देन आफ्टर एडल्ट। दिस इज द लार्वा ऑफ सिप। अंडरस्टैंड? नाउ दिस इज आल्सो द लार्वा ऑफ पॉक टेपवर्म। टेपवर्म का लार्वा होता है। इन्हें भी आपको उतना इंपॉर्टेंट देना नहीं है, लेकिन इनमें आप लार्वा के स्टेजेस को देख लें तो यहां पे आपके लार्वा ऑफ पॉर्क टेपवर्म,
ठीक है, आप इन्हें समझना चाहें तो आप इन्हें वन बाय स्टेप आप समझ सकते हैं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जहां से क्वेश्चन आते हैं लार्वा के बारे में मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें हेक्साकैंथ लार्वा होता है, हेक्साकैंथ लार्वा। देन आफ्टर आपके ऑन्कोफोर लार्वा के बाद जो है, ऑन्कोफोर लार्वा के बाद सिस्टीसर्कस, ठीक है, इसी को ब्लैडर वॉर्म भी बोलते हैं, सिस्टीसर्कस को भी ब्लैडर वॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो these are the larval stages which are present in larva of pork tapeworm। पोर्क के टेपवर्म में, ठीक है, ये आपके लार्वा के डिफरेंट स्टेज हैं, ठीक है। बात क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके यूनिक फीचर क्या है वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमने देखा था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे देखने को मिला था। ओके, सम मेम्ब्रेन लाइक प्लेनेरिया पॉसेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, हमने ये भी देखा, सो इनमें रीजनरेशन ग्रोथ होता है। किस प्रकार से एक प्लेनेरिया जो है वो आपको डिफरेंट फ्रेगमेंट में टूट के डिफरेंट आपके ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, तो दैट इज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिला है। देन आफ्टर ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी जो है वो आपको 3 लेयर के बने हुए हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। फिर उसके बाद प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर लेयर, यहाँ पे मस्कुलर लेयर भी मौजूद है, दैट इज मेसोडर्म। एंड द बिगिनिंग ऑफ सेफाइलाइजेशन, यहाँ पे आपको हेड का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिला है। हेड में आपके हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं, तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ सेफाइलाइजेशन, इससे पहले आपको हेड फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको हेड का फॉर्मेशन मिला है। तो दीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे तो ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। एग्जांपल्स में सबसे पहले प्लेनेरिया को डुगेसिया बोला जाता है। देन आफ्टर फेसियोला हेपेटिका को शिप लीवर फ्लूक बोलते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए ये सब चीज। उसके बाद फिर फेसियोलॉप्सिस बस्की, ठीक है, फेसियोलॉप्सिस बस्की को इंटेस्टाइनल फ्लूक बोला जाता है। देन आफ्टर साइकोस्टोमा हेमाटोबियम, ठीक है, साइकोस्टोमा हेमाटोबियम को ब्लड फ्लूक बोला जाता है, ठीक है। देन आफ्टर टीनिया सोलियम को पोर्क टेपवर्म बोला जाता है। फिर उसके बाद फिर टीनिया साजिनाटा को बीफ टेपवर्म बोला जाता है। और आखिरी में इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस को डॉग टेपवर्म बोला जाता है। ये सब नाम जो है आपको पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, लेकिन आप इन्हें बार बार उच्चारण करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए, प्लेनेरिया, फेसियोला हेपाटिका, फेसियोलॉप्सिस बस्की, देन आफ्टर साइकोस्टोमा हेमाटोबियम, देन आफ्टर टीनिया सोलियम, देन आफ्टर टीनिया साजिनाटा, देन आफ्टर इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। ये सारे आपके बार बार रिपीटेड करने होंगे नाम याद करने के लिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूनिक फीचर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। आपको यह सेशन कैसा लगा आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करके बताएं, और इस चैनल को, इस वीडियोज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे और भी बेहतरीन सेशन लाने के लिए मोटिवेट करें। तब तक के लिए थैंक यू।